माई सेल्फ अपूर्व अग्रवाल। मैं आपको केमिस्ट्री बताऊंगा। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हमारे पास केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस रहती हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की हमारे पास 3 ब्रांचेस रहती हैं। तो केमिस्ट्री की पहले 3 ब्रांच कौन कौन सी हैं? तो फिजिकल केमिस्ट्री रहती है, दूसरी रहती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और लास्ट रहती है जो ब्रांच वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम बेसिकली न्यूमेरिकल से डील करते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा आता है। और नीट जेई के में फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट बहुत ज्यादा आता है। फिजिकल का काफी ज्यादा पार्ट आता है, और एक पार्ट आता है आपका इसका क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक जो पोर्शन होता है वो आता तो है, काफी आता है, लेकिन इसमें ये चीज रहती है कि इसमें आपको ज्यादातर, अगर आप एनसीईआरटी पे ध्यान दें तो एनसीईआरटी से काफी ज्यादा चीजें आप रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको एनसीईआरटी एकदम अच्छे से आप रीड करें तो आपका इनऑर्गेनिक वाला केमिस्ट्री वाला पोर्शन एकदम सही हो जाएगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में है उसमें आपको एनसीईआरटी तो रीड करनी है, प्लस ऊपर से आपको थोड़ा बहुत मतलब पीवाईक्यूज कर लो, या फिर आप ये कर सकते हो कि पीवाईक्यूज कर लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर आप कर सकते हो कि जो बहुत ही मतलब रिएक्शन सारी याद कर ली आपने, जैसे रिएक्शन सारी समझ ली, लेकिन इसमें जो मेन पार्ट रहता है वो मैकेनिज्म का रहता है। अगर आप मैकेनिज्म इस तरह समझ लेते हो, मैकेनिज्म का मतलब होगा कि रिएक्शन कैसे हो रही हैं। अगर आपको पहले से बताया कि रिएक्शन कैसे हो रही है तो आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आसानी से। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में पार्ट जो आता है वो न्यूमेरिकल्स का ज्यादा पार्ट आता है। तो न्यूमेरिकल्स में तो आपको समझना रहेगा, क्योंकि इसमें मगिंग अप तो रिक्वायर्ड है नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक और फिजिकल में आप बिल्कुल नहीं कर सकते मगिंग अप, एक्सेप्ट फॉर्मलेस। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम ले लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पक्का क्वेश्चंस आते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स। इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। आपको मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का पक्का से पक्का मिलेगा ही मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन मैक्स, ये इतने मिलते मिलते। तो अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि मान लो सपोज, अगर मैं बात करता हूं आगे, लेट्स मूव क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा सही लगेगा। लेट्स मूव टू क्वांटम नंबर्स, राइट। तो क्वांटम नंबर्स में बेसिकली, गिव मी अ सेकंड, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, तो ज्यादा इजी रहेगा समझना। सही है। क्वांटम नंबर्स में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स की, तो जैसे कि हम लोग, जैसे मान लो कि तुम्हारा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो तुमसे मिलने आ रहा है, और तुम जो रह रहे हो, वो फ्रेंड किसी और सिटी में रह रहा है, तुम किसी और सिटी में रह रहे हो। तो बेसिकली क्या होता है कि जब फ्रेंड तुमसे मिलने आ रहा है, वो जो सिटी है तुम्हारी, वो पहले तुम्हारी सिटी पे जाएगा। उसके बाद सिटी में जाने के बाद वो पूछेगा कि वो लोकेलिटी कौन सी है जाने के लिए, राइट। और लोकेलिटी में जब वो जाएगा तो उसके बाद लोकेलिटी में तो चिल्ला के बोल नहीं सकता कि यार तू आ जा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो फिर लोकेलिटी के बाद जाएगा बिल्डिंग में, बिल्डिंग का पता करेगा। और जब उसको बिल्डिंग का पता चल जाएगा तो इजी है, फिर तो बिल्डिंग में तो फिर वो रूम्स होंगे, तो रूम्स में जाके तुमसे मिल सकता है, राइट। तो उसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स की, तो क्वांटम नंबर्स 4 तरीके के होते हैं। एक होता है n, एक होता है l, एक होता है m, और एक होता है s। ठीक है। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट था, जिसने, श्रोडिंगर ने ये कहा था, भैया श्रोडिंगर की जो इक्वेशंस थी उसके अनुसार, श्रोडिंगर की इक्वेशंस के अनुसार श्रोडिंगर ने 3 सॉल्यूशंस दिए थे। उसकी जो इक्वेशन उसमें 3 सॉल्यूशंस थे, उन 3 सॉल्यूशंस में से एन एल एम तो आ रहा था, लेकिन एस के लिए जगह नहीं थी, एस उसके सॉल्यूशंस में इंक्लूडेड नहीं था। तो ये सवाल आ सकता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कौन से सॉल्यूशंस आ रहे थे और कौन से सॉल्यूशन नहीं आया था। तो वो सॉल्यूशन कोई और नहीं था, वो था स्पिन क्वांटम नंबर का, स्पिन क्वांटम नंबर।
और अगर मैं बात कर रहा हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, अब n क्या होता है यार, n का मतलब होता है n इज नथिंग बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब l क्या होता है, l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर m क्या होता है, अगर मैं m की बात करूं तो m इज नथिंग बट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और अगर मैं बात कर रहा हूं s की, तो s इज नथिंग बट स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो बैट कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, एजीमुथल को एल से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को तो बहुत सिंपल है, एम फॉर मैग्नेटिक, एम फॉर स्मॉल एम, एस फॉर स्पिन, एस फॉर स्मॉल एस। एजीमुथल को याद करने के लिए ऑल याद कर लो, ए एल, राइट। तो ए फॉर एजीमुथल, एल उसका सिंबल हो गया, और इसके लिए याद कर लो एनपी, मैथ्स में पढ़ा होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, तो उसमें P फॉर प्रिंसिपल हो गया, N फॉर उसका सिंबल है, राइट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अगर मैं बात कर रहा हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है सिटी के बारे में, राइट। और एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा हमें लोकेलिटी के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो बताएगा वो बताएगा हमारे पास कि उस बिल्डिंग में कितने रूम्स हैं, बिल्डिंग। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताएगा कि जैसे मान लो तुम्हारे उस रूम में दो दोस्त हैं, तो एक दोस्त बैठा हुआ है, एक दोस्त और दूसरा दोस्त है, तो दो दोस्त में से तुम्हें किससे मिलना है, एक उल्टा खड़ा है एक सीधा खड़ा है। मतलब स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब ये हो गया कि ये एक, अगर मैं एरो ऊपर बनाता हूं तो इट इज क्लॉकवाइज, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर मैं एरो डाउनवर्ड बनाता हूं तो इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सिंपल सी बात है कि याद रखने वाली बात कि अगर मैं स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है वो दो तरीके से नापी जाती है। एक होता है पॉजिटिव, एक है पॉजिटिव मतलब हो गया एंटी सॉरी क्लॉकवाइज, और एक हो गया पॉजिटिव ना करके सिर्फ क्लॉकवाइज लिख लो, और यहां पर एक हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सीधा घूमना, उल्टा घूमना, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। तो अगर मैं बात कर रहा हूं, अब अगली चीज पे आते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब मैं बात करता हूं स्पिन क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की पहले। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या, जस्ट हैव अ लुक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एन से, ठीक है। और ये कोई और नहीं, जब तुम अपने फ्रेंड से मिलने आ रहे हो तो तुम किस में आ रहे हो, तुम सिटी में आ रहे हो ना, तो सिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम, सही है। हमें अपने इलेक्ट्रॉन से मिलना है, सिंपल सी बात है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, जो एन होता है, ये बताता है हमें शेल्स के बारे में। किसके बारे में बताता है, शेल्स के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन रह कहां रहा है भैया। तो शेल के बारे में पता करने के लिए हम यूज कर रहे हैं एन, ठीक है। अब एन कैन बी एनीथिंग, 1 2 3 4 5 6 सोन, लेकिन एन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रखना, एन कांट बी नेगेटिव, एन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और एन कभी भी जीरो नहीं होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल में ये पूछा जाएगा कि अगर मान लो वो दे देगा एन इक्वल टू -2, तो ये क्या सही है, नहीं, ये गलत है। -2 का मतलब क्या हुआ। और अगर वो दे दे एन इक्वल टू 0, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अरे यार जब जगह ही नहीं है, तो लोकेलिटी नहीं है, कोई स्टेट ही नहीं है, तो वहां पे कोई बंदा रहेगा क्या, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब याद रखना कि एन कांट बी 0 और एन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है किसके बारे में, शेल्स के बारे में बताता है बेसिकली। और याद रखना एक चीज होती है ऑर्बिट और ऑर्बिटल, ऑर्बिट, ऑर्बिट के बारे में, और एक होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एक 3D रीजन हो गया। जैसे मान लो तुम्हारे पास बीच में कौन रहता है, सेंटर में रहता है न्यूक्लियस, याद रखना ये वाली बात, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, तो पता है 9th क्लास में पढ़ा होगा। न्यूक्लियस रहता है, बाहर कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन, सही बात है, ये तो तुमने पढ़ा है। लेकिन एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, ऑर्बिट वाले कंसेप्ट में तुम ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, तुम बता सकते हो, अरे यार इलेक्ट्रॉन यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पर भी। लेकिन एक चीज आई थी कि श्रोडिंगर से पहले हाइजेनबर्ग ने एक चीज बताई थी, हाइजेनबर्ग ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को तुम फाइंड नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन कहां पर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है।
लेकिन इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी कहां पर होगी सर? मैक्सिमम। ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम न्यूक्लियस के पास होती है। मैक्सिमम 90 से 95% इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन द रीजन नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, 95% तक। लेकिन ये नहीं है कि तुम कहो कि यार अगर इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही मिल रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन दूर नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन दूर हो सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी वहां पे बहुत ही कम होगी मिलने की। तो उस चीज, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। तब ये कंसेप्ट आया ऑर्बिटल का, और वो हम आगे थोड़ा सा और रीड करेंगे इसके बारे में, समझे बात? तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में यही डिफरेंस होता है। ऑर्बिटल एक 3D रीजन, ऑर्बिटल से हम पता लगा सकते हैं, मतलब ऑर्बिटल एक सही में एक चीज है कि हमें पता होने के इलेक्ट्रॉन कहां रह रहा है। तुम तो एकदम से पता कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इस वाली शेल में, इस वाली शेल में, इस वाली शेल में, तो क्या मतलब हुआ फिर श्रोडिंगर का, सॉरी हाइजेनबर्ग का? तो हाइजेनबर्ग तो फिर तो रहा नहीं। तो अब अगली बात अगर करी जाए, तो अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूं, तो मैंने तुम्हें बताया कि n की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, ना नेगेटिव हो सकती है। और अगर अब बात आती है, तो अगली बात आती है एजीमुथल क्वांटम नंबर की। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से। सही है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे? एल से। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर का एक और नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, रिमेंबर इट। अगर ये पूछ लिया जाए सब्सिडियरी, तो कोई चीज नहीं है, दिक्कत ही नहीं है कोई यार। एजीमुथल को हम एल से डिनोट करते हैं, सब्सिडियरी को भी हम एल से ही डिनोट करेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगली बात आती है, अगर मैं एल की बात कर रहा हूं, तो एल बेसिकली बताता क्या है? एल बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होगा? जैसे मान लो कि अगर मैंने एल की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेकर n-1 तक। 0 से लेकर n-1। अब n क्या है? n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। अगर मैंने n की वैल्यू 1 ले ली, तो l की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सी बात है, अगर n हमारा 1 है, यहां पे n की जगह पे 1 पुट करो, तो 1-1 क्या हो जाएगा? 0। सही है। क्या n 0 हो सकता है? तब l की वैल्यू क्या होगी? अरे यार अभी तो बताया था n कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो n अगर 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी। अगर n 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी? जरा ध्यान से समझना ये वाली बात। तुम लोग यहां पे गलती कर दोगे, तुम कहोगे कि सर यहां पे 2-1 होगा तो सिंपल 1 हो जाएगा। नहीं, ये चीज गलत है। मैंने यहां पे एक चीज और मेंशन करी है, 0 से लेकर 0-2 लिखा हुआ है यहां पर। तो इसका मतलब l की वैल्यू 0 और 1 होगी। और अगर मैंने n की वैल्यू 3 कहा, तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2। सिंपल सी बात है, हमें यहां पे खत्म करनी है बात n-1 तक। तो 3-1 कितना हो जाएगा? 2। तो 0, 1, 2। सिंपल सी बात है। और अगर n4 हुआ तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3। अब ये चीज समझ में आ रही है बात, यहां पे क्या क्या चीजें हो रही हैं? अगर n1 है तो l की वैल्यू 1 कम हुई। अगर n2 है तो l की वैल्यू 1 कम हुई, मतलब 1 तक गई। अगर n3 है तो l की वैल्यू 2 तक गई। कभी भी n और l बराबर नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कि n और l कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अगर n और l बराबर हो गए तो इसका मतलब वो चीज गलत है, तो तुम उसको करेक्ट नहीं करोगे ऑप्शंस में। सिंपल सी बात है। अगर मैंने कह दिया मान लो कि n2 है और l भी 2 है, तो ये गलत है सर, n = 2 l = 2 हो ही नहीं सकता। अगर मैंने कहा n2 है और l3 है, अरे ये तो और भी ज्यादा अपराध है भैया, गलत। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब ये तो बता रहे L 0 है। अगर L 0 है तो कौन सी शेल, सब शेल होगी? सब शेल कौन सी होगी? सब शेल कौन सी है? तो अगर L हमारा 0 है तो सब शेल S होती है। और अगर मेरा L 1 है तो मेरी सब शेल होती है P। अगर मेरा L 2 है तो मेरी सब शेल होती है D। अगर मेरा L 3 है तो मेरी सब शेल होती है F। और अगर L 4 है तो मेरी सब शेल होती है G। रिमेंबर इट। अब ये SPDF क्या है? सिंपल सी बात है, S जो होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल। P होता है जो प्रिंसिपल होता है, D होता है डिफ्यूज्ड, F होता है फंडामेंटल, G हो गया कॉम्प्लेक्स। G तक ही पूछता है जनरली, और G मैक्सिमम मतलब बहुत ही कम होगा कि रेयरली पूछेगा। यहां तक ही पूछता है, F तक ही। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में और चर्चा करते हैं। तो अब जरा देखते हैं आगे क्या चर्चा है इसके बारे में। सही है, लेट्स मूव फर्दर। तो अब देखो यहां, अगर मैंने कहा L की वैल्यू 0 है तो कौन सी सबशेल थी? S सबशेल थी। अगर L 0 है तो मेरी सबशेल है S। S में कितने खांचे होते हैं? S में याद रखना एक ही खांचा होता है। अगर मैंने कहा L1 है तो मेरा जो सबशेल है वो कौन सी होगी? P। P में कितने खांचे होते हैं? P में खांचे होते हैं 3। रिमेंबर इट। L अगर 2 है तो मेरा सबशेल कौन सी? D। D में कितने खांचे हैं? 5। 1, 2, 3, 4, 5। सही है।
अब यहां पर एक ही खांचा है, यहां पे 3 है, यहां पे 5 है। अच्छा L अगर 3 हो गया तो ये F हो जाएगा। इसमें खांचे कितने हो जाएंगे? 7। वैसे तो सिंपल है, 1 3 5 7 से तुम समझ में आ सकता है तुम्हें। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सही है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं L इक्वल टू 0 की, तो अगर L हमारा 0 है तो सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें बताता हूं, एक बहुत ईजी तरीका है समझने का, निकालने का। तो अगर n है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? n का स्क्वायर। अब देखो कैसे निकलेगा। अगर n मेरा 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? n का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर मतलब 1। सिंपल सी बात है। अच्छा अगर n 1 है सर, तो इसका मतलब l तो हमारा 0 होगा। एकदम बात सही है। n अगर 1 है तो l हमारा 0 है, और अगर l 0 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ गए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ गए? एक ही तो आया, और एक ही तो है s। अगर मेरा n2 है, अगर मेरा n2 है, तो उस केस में हमारे पास l की वैल्यू क्या आएगी? l की वैल्यू 1 आ रही है। और अगर l की वैल्यू 1 आ रही है तो जरा ध्यान से देखना, n हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। 2 का मतलब स्क्वायर 4 हो गया। और अगर ये, अच्छा चलो इस चीज को और समझ लेते हैं एक बार। अगर n हमारा 2 का स्क्वायर है मान लो सपोज, तो n 4 हो गया। l कितना आएगा? 0 1 2 3, 3 तक आएगा। अब l कहां तक आएगा? 0 1 2 3 तक आएगा। अच्छा एक चीज और, एक चीज और समझते हैं। तो अब तुम्हारे पास अगर n की वैल्यू 3 आई तो, अगर n की वैल्यू 3 आई तो, n की वैल्यू अगर 3 आ रही है तो यहां पर l की वैल्यू कितनी आएगी? अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करी जाए तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 9। अब कैसे 9 होगा जरा समझते हैं इस चीज को, जरा समझते हैं, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। एक चीज जरा समझना, अगर मेरे पास n1 था तो l 0 था, अगर n2 था तो मेरे पास l की वैल्यू 0 और 1 दो थी। 0 और 1, 0 और 1, 0 का मतलब अगर l हमारा 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया? s, और अगर 1 हुआ तो p ऑर्बिटल हो गया। s और p, अभी तो याद करवाएगा 1 वाला p कह रहा था। और अगर मेरा l हमारा 1 होता है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारे पास, अगर हमारे पास l, अगर मान लो n हमारा 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 होगी। 0 के लिए हम s कहेंगे, 1 के लिए हम p कहेंगे। सिंपल सी बात है। 0 के लिए हम s रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? p से। ये चीज समझ में आ रही है बात? अब यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर n इक्वल टू 1 है, अगर एक चीज और जरा समझते हैं इस चीज को, ठीक है। अगर मेरे पास n इक्वल टू 1 था तो n स्क्वायर था, और एक होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर n 1 है तो नंबर ऑफ शेल्स 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 ही तो हो गया। तो अब यहां पे चलो चेक करो, अगर n 1 है तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1। लेकिन अगर मेरा n 2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। अब 4 का मतलब क्या हुआ? जरा समझना एक चीज, n इक्वल टू 2 है, l कितना हो जाएगा? 0 और 1। सही है। 0 वाले को किससे डिनोट कर रहे थे हम? s से। और 1 वाले को किससे डिनोट कर रहे थे हम? p से। तो इसका मतलब हो गया 0, s का जो खांचा होता है उसमें तो सिर्फ एक ही कमरा रहता है। p में खांचे हैं, p में कितने कमरे रहते हैं? 3। जरा चेक करो, s में एक खांचा एक कमरा, p में 3 कमरे हैं, तो 1 + 3 कितने हो गए? 4 ही तो हो गए। सही है। अगर बात करी जाए n इक्वल टू 3 की, तो उस केस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? n का स्क्वायर 9। अब जरा चेक कर लेते हैं ये भी। अगर n 3 है तो l हो जाएगा 0 1 और 2। 0 का मतलब s हो गया, 1 का मतलब p हो गया, 2 का मतलब d हो गया। तो s में एक ही खांचा, p में 3 खांचे, और d में कितने खांचे? 5। काउंट करना जरा कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सही तो बैठ रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आसानी से ऑर्बिटल्स मतलब निकाल सकते हैं कितने ऑर्बिटल्स हमारे बैठ रहे हैं। ये चीज समझ में, ये बात। अब बात आती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे। अब जरा एक चीज समझना कि एक खांचे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक खांचे में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। अब जरा चेक करो, अगर यहां पर अगर मेरा n1 था तो यहां पे n की जगह पे 1 पुट करो। 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 ही तो हो गया। तो जरा चेक करो इधर, अगर मैंने यहां पे सिर्फ 1 कहा था, n इक्वल टू 1 कहा है, तो n का स्क्वायर 1 है। n का स्क्वायर 1 है, और यहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स
कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। और अगर मैंने कहा n इक्वल टू 2 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2n का स्क्वायर। तो 2n कितना है? 2। तो 4 2 जा कितना हो गया? 8। जरा चेक करें 8 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 2 4 6 और ये 8। सिमिलरली इधर भी चेक कर लेते हैं। अगर n हमारा 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 2 9 जा 18। तो यहां पे चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए टोटल। ठीक है। तो इस पे सवाल बहुत आते हैं कि तुम्हें n की कोई भी वैल्यू दे देगा और तुम्हें पता करना होगा कि यार कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, और तुम्हें ये पता होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, कितने ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। तो इस पे सवाल जरूर आता है। एक सवाल करके देख लेते हैं फिर तुम्हें एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं तुमसे कह दे कि क्या यार 1p पॉसिबल है, 1p इज पॉसिबल और नॉट, तुम्हारा आंसर क्या होगा? जरा बात कर लेते हैं इस पर भी। अगर n1 है हमारा, 1p का मतलब n1 है, सबसे कितनी कौन सी है? p है। p का मतलब देखो जरा ध्यान से, n अगर 1 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है ना, और 0 के लिए तो l क्या डिफाइन कर रहा था? s को कर रहा था, p को डिफाइन नहीं कर रहा था भैया। इसका मतलब 1p पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं। क्या 1s पॉसिबल है? हाँ है, अभी तो निकाला था। क्या 2s पॉसिबल है? जब चेक कर लेते हैं। अगर n2 है, देखो n2 है तो l की वैल्यू आ जाएगी 0 और 1। तो 0 तो s को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 p को रिप्रेजेंट करता है। s और p दोनों आ रहे हैं ना, और यहां पे सही बैठ रहा है हमारा सेटिंग, तो ये एकदम सही है। क्लियर हुई बात? तो ये चीजें भी पूछी जा सकती हैं, ये चीजें बहुत आती हैं। अगर तुमसे सवाल में पूछ ले कि n अगर हमारा n हमारा 1 है और l हमारा कुछ 0 है, ठीक है, ये कुछ पूछ ले, और ये भी पूछ ले कि n 1 है, l हमारा क्या है? 0। ठीक है, ये पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। और ये कौन सी सबसे को नोट करेगा? 1 और L0 के लिए 1s। अगर मैंने कहा N3 है, L2 है, तो ये किसको डिनोट करेगा? 3 के लिए एज इट इज 3 आएगा, L2 है तो 0 1 और 2, 0s 1p 2d, तो ये रिप्रेजेंट करेगा सर 3d को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस टाइप का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछा जा सकता है। अगला, अब एजिमुथल क्वांटम नंबर की बात हो गई, अब अगली बात करते हैं हम किसकी? अच्छा, पी के जो खांचे होते हैं, जो नाम बता दो इनके खांचों के नाम। pxy, pyz, pzx। और डी के जो खांचे होते हैं वो 5 है ना, 1 2 3 4 5, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है dz स्क्वायर, रिमेंबर इट। और एस में तो सिर्फ एक ही खांचा होता है, उसका नाम ही नहीं होगा। सही है, तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वाली। इनके खांचों के नाम, खांचों के नाम भी पता होने चाहिए। कहाँ रह रहा है, अगर तुम दोस्त से मिलने जा रहे हो तो तुम्हें उसका कमरा नंबर भी तो पता होना चाहिए, और वही चीज बता रहा है। अच्छा, अब अगली चीज आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करेंगे ml से, या सिंपल m से भी डिनोट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है उसकी वैल्यू -l से लेकर +l तक होती है, इसको याद रखना, ये भूलना मत। ठीक है, 0 भी आ रहा है बीच में। अगर मैंने कहा l 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी भैया, l 0 है ना, तो यहां पे l 0 पुट करो तो 0 ही तो आएगा। अगर l 1 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? यहां पे l की जगह पे 1 पुट करो, -1, बीच में 0 आ रहा है, और उसके बाद +1। सिमिलरली अगर l 2 है तो m की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2। सिंपल सी बात है, जिस नंबर से स्टार्ट किया है माइनस में, उसी नंबर पे खत्म करना है पॉजिटिव में, सिंपल सी बात। अगर मैंने कहा L3 है तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 मैक्स। सिंपल सी बात। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर खांचों के बारे में बता रहे हैं, जरा ध्यान से समझने वाली बात। अब तुम लोकेलिटी में आ चुके हो, लोकेलिटी में तुम्हें अब कमरा नंबर भी पता चल गया है। अब तुम्हारे पास अगर d ऑर्बिटल है तो ये dxy है, dyz है, ये dzx है, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और ये dz स्क्वायर हो गया। क्या ये चीज सही है? -3, -2, -3, -2, -1, 0, और सॉरी -3, सॉरी यहां से स्टार्ट होगा, 2 मिनट 1 2 3, यहां पे 5, -2, -1, 0, +1 और +2।
और ये जो L इक्वल टू 3 था, ये किसका था? ये F ऑर्बिटल का है। इसमें 7 खांचे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां। तो ये हो गया -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। सिंपल, कोई डिफिकल्टी नहीं है, समझ में ये बात? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर खांचों के मैं बता रहा है, खांचों के नंबर के बारे में, ये चीज समझ में ये बात? अब तुमसे ये कह ले कि अगर मान लो ml की वैल्यू -1 है तो -1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम खोजोगे कि -1 कहां पर है यार। -1 है तो -1 का मतलब हो गया हम इसकी बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात, या इसकी बात कर रहे हैं। उस खांचे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 ही तो आ सकते हैं। अब ये मत कर देना कि यहां पे तुम 10 इलेक्ट्रॉन लिख के आ जाओ कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। नहीं, उसने पूछा है, उसने तुम्हारी लोकेलिटी पे आ चुका है, लोकेलिटी में बिल्डिंग में आ चुका है, बिल्डिंग में कह रहा है कि इस कमरे में कितने लोग हैं, तो उस कमरे में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिंपल सी बात। अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी जीरो की, अगर तुमसे कह दे भैया कि अगर ml की वैल्यू 0 है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। ये भी सिंपल है, क्लियर? ठीक है, तो ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला फंडा मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। अगली चीज आती है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर तुम्हें मैंने बताया था +12 और -12। स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता, रिमेंबर इट। स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ना स्पिन क्वांटम नंबर +1 हो सकता है, ना सिर्फ +2 हो सकता है। अरे भैया, इलेक्ट्रॉन एक तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना, कॉइन के भी दो हिस्से हैं, हेड और टेल, तो +12 या -12। तो सिंपल सी बात है, ये चीज याद रखनी है, भूलनी नहीं है। अब इस पे अगर सवाल आ जाए तो कैसे आएगा, तो समझते हैं। अगर मेरे पास N1 है, ठीक है, L हमारा दे दिया उसने 0, ml दे दिया -1, क्लियर है, और S दे दिया मान लो +12। क्या ये चीज सही है? क्या ये सही क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? जरा चेक कर लेते हैं। अगर N1 है तो L 0 है, ये सही है, क्योंकि N की वैल्यू L के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन L की वैल्यू भी N के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन L की वैल्यू N से छोटी हो सकती है, एकदम सही है। लेकिन यहां पर फंस गए, ml की वैल्यू -1 है। अरे यार, ml तो L पे डिपेंड करता है, अगर L ही 0 तो ml -1 कैसे हो सकता है? तो ये चीज गलत हो जाएगी। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता तो क्या ये सही होता? L 0 है, ml 0 है और S है +12। हाँ, अब ये सही होता, ये एकदम सही होता, क्योंकि ml की वैल्यू 0 है और L 0 है। सिंपल सी बात है, -L से +L होता है, बीच में 0 होता है, तो -L जो है वो L हमारा यहां पे 0 है। तो सिंपल सी बात है, अगर L 0 है तो ml की वैल्यू भी तो 0 ही होगी। ठीक, अगर मैंने कहा N2 है, L 1 है, ml दे दिया मैंने मान लो -1 दे दूं, -1 दे देता हूं, और स्पिन क्वांटम दे दिया -12। क्या ये सही है? चलो चेक कर लेते हैं। N2 है, एकदम सही। L1 है, L की वैल्यू N से एक कम, बढ़िया। ml की वैल्यू -1, एकदम सही, क्योंकि ml की वैल्यू होती है -L से +L, एकदम बढ़िया, है ना? तो इसका ये सही बैठ रहा है। अगर मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया, n = 5, L दे दिया 4, ml दे दिया -3, सही है, और स्पिन क्वांटम नंबर दे दिया मैंने मान लो 0। अरे स्पिन क्वांटम नंबर कभी 0 हो ही नहीं सकता है, तो गलती हो गया ना। अच्छा, एक चीज और जरा समझते हैं। अब यहां पे तुम कंफ्यूज मत हो जाना, ये चीज सही है, ये वाला फंडा सही है, लेकिन ये गलत हो गया स्पिन क्वांटम नंबर का। जरा इसको समझ लेते हैं। L अगर 4 है तो ml की वैल्यू क्या -3 आएगी? आएगी। L अगर 4 है तो ml की वैल्यू तो -L से +L होती है ना बच्चा, और तो ये हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 और +4। तो क्या ये चीज सही बैठ रही है? ml -3 आ रहा है, ml -3 L = 4 में, तो उसका मतलब ये कंसेप्ट सही है। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर कभी 0 नहीं सकता, इसलिए ओवरऑल गलत हो गए। तो ये इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। शेप्स के बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे +4 तो पक्का है। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और, इनमें एक चीज और पूछता है जो मैं बताना चाह रहा हूं। एक होता है रेडियल नोट्स। रेडियल नोट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-l-1, ठीक है, और एक होता है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल L होता है, ठीक है। एक होता है नोडल प्लेन, नोडल प्लेन भी सिंपल L होता है, रिमेंबर इट, ठीक है। अब एक सवाल कर लेते हैं। मान लो सपोज मैंने कह दिया कैलकुलेट रेडियल नोट्स, रेडियल नोट्स ऑफ 2p, सही है,
तो n की वैल्यू क्या है, p से पहले लग रहा है n2 हो गया, l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू होगी, अगर p की बात कर रहे हैं तो l की वैल्यू हो सकती है, l की वैल्यू क्या हो सकती है, p है ना, तो p में l की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पे l 1 हो गया। तो रेडियल नोट्स कैसे निकालोगे तुम, n माइनस l माइनस 1, तो 2 माइनस 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 2 कितना आ गया, 0। तो रेडियल नोट्स 2p में कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। और अगर सिंपल तुमसे कह दे कि यार एंगुलर नोट्स बताना जरा इसके 2p के, तो एंगुलर नोट्स l के बराबर होता है और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 होगा, ठीक है, और नोडल प्लेन भी 1 होगा, सिंपल, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस 4 नंबर कहीं नहीं गए, और अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो मजे, ठीक है। तो अभी हम यहीं पे एंड करते हैं, होप ये चीज समझ में आ गई होगी, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्लियर हुई बात, चलो बाय बच्चों।